Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry with Ruby Malik. I am Ruby Malik, your chemistry educator. अब हम 10th क्लास की NCERT सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. सो लेट स्टार्ट. कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन. अब इसमें क्या है, आपको पहले कुछ डेली लाइफ की इक्वेशंस दे रखी है और पूछा हुआ है कि इनसे क्या होता है, कि कैसे होती हैं केमिकल रिएक्शंस, क्या होती हैं. तो हम इनको पहले अपनी डेली लाइफ से लेके चलते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट बता रखे हैं, मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर आप फ्रिज में दूध नहीं रखते, बाहर दूध रखा रहता है, उसको आप क्या बोलते हो, आपका रूम टेम्परेचर होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है. तो आप सुबह देखोगे कि उसकी कर्ड जमी मिलेगी, वो जम जाएगा. सॉलिड में लिक्विड होता है मिल्क, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे जो ये चेंज हो रहा है कि पहले वो लिक्विड था, वो सॉलिड में हो गया. पहले उसका मिल्क का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा कैसा होता है, स्वीट होता है. लेकिन जैसे ही वो कर्ड में चेंज होता है तो उसका टेस्ट भी बदल जाता है, जो कि थोड़ा खट्टा सोर टेस्ट होता है. तो उसके अंदर क्या चेंज हुआ ये आपको देखना है. सेकंड है कि कोई आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट कंपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर. फिर आपने देखा आयरन की कोई चीज़ अगर एनवायरनमेंट में रह जाती है जहाँ पे थोड़ा मॉइस्चराइज़र है, ऑक्सीजन है, तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग बोलते हैं जिसको. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स फर्मेंट हो जाते हैं. फूड कुक होता है, जब आप पहले आप रो फूड होता है, आप जब उसको हीट देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, कुकड हो जाता है. फूड हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है, वहाँ पे भी एक केमिकल रिएक्शन होती है. जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो इस बीच में भी आपकी केमिकल रिएक्शन होती है. तो यहाँ से शुरुआत हो रही है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है. तो यहाँ पे आपको इसी के बारे में कुछ बताया हुआ है. ओके, यहाँ पे और बताया हुआ है कि आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि फिज़िकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं. फिज़िकल चेंज कौन से होते हैं, जो आपके रिवर्सिबल भी होते हैं. रिवर्सिबल मतलब हम उनको दोबारा कर सकते हो. जैसे कि आपके पास कोई आइस क्यूब है, आपने उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, वो लिक्विड बन गया, यानी कि वाटर में चेंज हो गया. आप दोबारा उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे, उसको फ्रीजर के अंदर रखोगे, तो वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस फॉर्म में बन जाएगा. तो आप इस वाले चेंज को क्या बोलते हो, फिज़िकल चेंज. केमिकल चेंज वो होता है जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, मिल्क से आपने कर्ड बना दिया, तो आप दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, उसको आप क्या बोलते हो, केमिकल चेंज. तो ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो. अब हमारे यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है. 10th क्लास में एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है. यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो आपके टिक द करेक्ट आप बोल सकते हो, कंसेप्चुअल जो बोल सकते हो, केस बेस्ड स्टडी भी यहाँ से आ जाती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. मैं यहाँ पे आपको हर एक एक्टिविटी की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी. अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए. तो चलो हम अपनी पहली एक्टिविटी देखते हैं. आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पहले होती है कि आपको क्या सावधानियाँ यूज़ करनी है. तो आपको यहाँ पे अपनी आइज़ को बचाना है. आप वियर कर सकते हो आई ग्लासेस को. तो यहाँ पे हमारी पहली एक्टिविटी है क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन. आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो कि अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग होना चाहिए, बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर. अब आप देखो यहाँ पे आप उसको रब क्यों कर रहे हो सैंड पेपर से, आप इसलिए रब कर रहे हो ताकि उसके ऊपर कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो हट जाए. ठीक है, और जो भी आप यहाँ से उसका रिज़ल्ट देखोगे वो आपको प्योर रिज़ल्ट मिले, सही रिज़ल्ट मिले, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी. होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग. जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना सीजर टाइप, इसको ही हम क्या बोलते हैं, टोंग. ये केमिस्ट्री लैब में अगर आपने देखा होगा. बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प. आपको एक लैम्प भी अवेलेबल होता है लैब के अंदर. एंड कलेक्ट द ऐश, मतलब यहाँ से जो भी जलने के बाद इसकी जो पाउडर बचेगा उसको राख, उसको ऐश बोलते हैं. सो फॉर्म्ड इन ए वॉच ग्लास आर शोन इन फिगर 1.1. बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज़. आपको अपनी आइज से इसको दूर रखना है. पूछा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या होगी, मैग्नीशियम है
आप उसको बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से एक आपकी रिएक्शन तो ये बनेगी MgO। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करोगे तो आपको यहाँ से वाइट फ्लेम मिलेगी, मतलब जो यहाँ से जो जलने की ये जो फ्लेम निकलती है ना जलते हुए, वो वाइट कलर की निकलेंगी। और जलने के बाद जो आपका पाउडर बचेगा, यानी कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनेगा, वो भी कैसे कलर का होगा, वाइट कलर का, यानी कि वाइट पाउडर। ठीक है, मैग्नीशियम आपने लिया, एयर की प्रेजेंस में आप उसको हीट कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो यहाँ से जो रिएक्शन बन के आएगी वो बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ से जो आएगा वो कैसे कलर का होगा, वाइट कलर का, वाइट पाउडर। आपसे यही पूछा गया है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि जलते हुए जो आपकी फ्लेम आ रही है वो वाइट कलर की है, और जो ऐश आपने यहाँ वॉच ग्लास के ऊपर रखी हुई है ये भी आपकी वाइट कलर की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। आपकी एक्टिविटी यहाँ पे देखो, आपको NCERT में भी ये दे रखा है कि इसकी क्या आपने ऑब्जर्वेशन करी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। वाइट फ्लेम में होगा और वाइट पाउडर में चेंज होगा। इस पाउडर को आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलोगे, जिसको हमने MgO लिखा है। ठीक है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन, किसकी वजह से हुआ ये, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है, जो रिएक्शन मैंने आपको लिख के भी यहाँ पे दिखाई हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं, जो कि एक्टिविटी 1.2। यहाँ पे क्या है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। आपको लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन देखो, मैं आपको इसको थोड़ा साइड करके यहाँ पे करके दिखाती हूँ। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, लेड का जो सिंबल होता है वो होता है Pb। आई होप आप 10th क्लास में हो, तो अब आपको सिंबल इन सब के बारे में तो पता होगा। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। आपने लेड नाइट्रेट लिया है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। आपने इसके अंदर में पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड आपने इसमें ऐड किया है, और पूछा है कि क्या ऑब्जर्व आपने किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेड नाइट्रेट है वो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ से लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन करेगा, यानी कि PbI2 और क्या बचेगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, जहाँ से जो ये PbI2 आया है, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड है, ये आपका येलो कलर के प्रेसिपिटेट PPT, यानी कि कुछ सॉलिड फॉर्म जैसा जो दिखता है ना, ऐसे 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 ऐसा यहाँ पे आपके येलो कलर के PPT बनेंगे। ये आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे। ये रिएक्शन अभी आप आगे भी पढ़ोगे, जब आपकी रिएक्शंस मैं पढ़ाऊँगी, तो आपका ये जो है ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है कि ये आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन पूछी है तो वो सिर्फ इतनी है कि आपको यहाँ पे लेड आयोडाइड के येलो PPT ऑब्जर्व होंगे। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल। आई होप आपको इसका रिजल्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। क्या रिजल्ट आया है, सिर्फ क्या आया है कि आपके लेड आयोडाइड के येलो PPT आए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है, आपको लेना है, एक सेकेंड में आपको जूम करके अच्छे से पढ़ के दिखाती हूँ। पहले टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल। अब जिंक आपका एक मेटल होता है, आपको जिंक लेना है कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये आपको, ये देखो यहाँ पे दिखा रखा है, ये ऐसे, ये आपका क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। इसके अंदर आपको जो ये दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये जिंक है, जिंक। ठीक है, आपको ये जिंक लेना है। ठीक है, चलो अब हम अपनी एक्टिविटी को दोबारा पढ़ते हैं। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। आपको इसके अंदर या तो HCl डालना है या H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। टू दिस आपको इसके अंदर ऐड करना है। हैंडल दिस एसिड। अब यहाँ पे कुछ, क्योंकि एसिड है तो आपको इसको केयरफुली करना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल। अब आपको यहाँ बताना है कि क्या जिंक के पास कुछ होगा। टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पे आपको दो चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि क्या यहाँ से
आपको पता चलेगा। चलो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आपके पास देखो जिंक था, जिंक आपने इसके अंदर HCl को ऐड किया है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन तो ये होगी कि यहाँ से ZnCl2 और H2, यानी कि यहाँ पे जो आपको ये बबल्स बबल्स ऑब्जर्व हो रहे हैं ना, बबल्स उठ रहे हैं, ये यहाँ पे जिंक था, अब यहाँ से ऐसे ऐसे बबल्स उठ रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये आपके क्या है, गैस, यहाँ से एक गैस बन रही है जिस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक गैस के क्या हो रहे हैं, बबल बन रहे हैं, ठीक है। फिर जब आप इसको टच करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आपकी हीट रिलीज होती है, बाहर निकलती है, जिससे जब आप बीकर को टच करोगे तो वो कैसा होगा, आपको थोड़ा हॉट नज़र आएगा। तो यहाँ से आपने दो ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व किया है, कौन कौन सी, एक तो यहाँ से क्या होगा, बबल्स बनेंगे गैस की, और वो गैस की प्रेजेंस, कौन सी गैस के बबल्स हैं, वो हाइड्रोजन गैस के, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और दूसरा क्या है, टेम्परेचर जब आपने टच किया तो वो भी इंक्रीज होगा। तो फ्रॉम द ये जो आपने तीनों एक्टिविटी पढ़ी है, इनसे आपने क्या क्या देखा है कि स्टेट में चेंज हो रहा है। आपने फर्स्ट वाली में देखा था, फर्स्ट वाली में तो खैर यही था कि पहले भी वो सॉलिड था, वो बाद में भी सॉलिड बना है, लेकिन वहाँ पे कलर का चेंज हुआ था, है ना। स्टेट का चेंज भी हो रहा है, गैस भी निकल रही है, टेम्परेचर में भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, ये हो रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की वजह से, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिएक्शंस पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि उनको लिखते कैसे हैं, उन रिएक्शन की इक्वेशन कैसे बनती है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं यहाँ पे टॉपिक को, केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे जो जो आपने लिया है आपको उनको पहले नेम फॉर्म में लिखना है, फिर इसको सिंबल फॉर्म में लिख देना है। ये जो भी यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको बताया हुआ है, मैं ये सारा आपको लिख के बता दूंगी, तो आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे सबसे पहली रिएक्शन, सबसे इजी रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे क्या था, आपने मैग्नीशियम लिया था, क्या लिया था, मैग्नीशियम, ठीक है। और उसके अंदर क्या ऐड किया था, आपने ऐड किया था ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम लिया था, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड किया था। तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है आपका, Mg, यानी कि जो रिएक्शन है वो हम, ताकि हमारी बहुत बड़ी ना हो, इसलिए हम उसको सिंबल की वे में लिखते हैं। ऐसे ऐसे हम लिखेंगे तो हमारी बहुत बड़ी रिएक्शन बन जाएगी, इसलिए हम उसको सिंबल में लिखते हैं। प्लस ऑक्सीजन को किस में लिखते हैं, O2 में। अब जो आपने पहले ली थी, मतलब जिन चीज़ों को लेके आप रिएक्शन कर रहे हो उसको आप रिएक्टेंट बोलते हो, एंड रिएक्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हो। अगर आपके एक से ज़्यादा आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हो रिएक्शन के अंदर, तो आप प्लस का साइन दिखा के उनको ऐड करोगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपने लिए हैं रिएक्टेंट में, इनसे आपकी रिएक्शन हो रही है, तो इनको आप लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे। मोर देन वन है तो आप प्लस का साइन लगा के उनको ऐड करोगे। फिर आप एक एरो दिखाओगे, जिससे ये पता चलेगा कि इससे आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। और जो प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं तो आपको उनको भी ऐसे ही ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसका सिंबल क्या है, MgO। ये तो इसकी बैलेंसिंग है। जो हमारा अगला ही टॉपिक है वो मैं आपको सिखाऊंगी कि यहाँ मैंने 2 और 2 क्यों लिखा है। तो ये आपको आई होप लिखना आ गया होगा। यहाँ पे आपको यही बताया गया है, अगर मैं एनसीईआरटी में दिखाऊँ आपको, कि द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसको आप प्लस साइन से दिखाओगे। अगर आप एक से ज़्यादा ले रहे हो, सिमिलरली जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड, और उनको भी आप प्लस साइन से दिखाओगे, एंड एरो से आप दिखाओगे कि आप प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो। ओके, इतना आपको लग रहा है समझ आ गया होगा। अब आपको केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है, ये भी वैसे तो मैं आपको
साथ साथ दिखा ही चुकी हूँ कि हम इसको सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है। अब हमारा सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जिससे कि आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। चलो आपने इक्वेशन भी सीख ली कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन भी लिखना आ गया कि हमें उसको सिंबल फॉर्म में लिखना है, एरो से प्रोडक्ट दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड आप रिएक्टेंट लिख रहे हो, राइट हैंड साइड आप प्रोडक्ट लिख रहे हो। अब हमारा मेन क्या है कि आप उसकी बैलेंसिंग करो। अब हमारे पास यहाँ पे एक सबसे जो रिएक्शन दे रखी है वो है जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर क्या है, आपके हर एक स्टेप वाइज स्टेप आपको बता रखा है, आपको कैसे करना है वो सारा मैं आपको एक चार्ट की फॉर्म में समझा रही हूँ, ठीक है। तो आप अगर वो पढ़ करके एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले तो आपको नेम से सिंबल में रिएक्शन भी लिखनी आनी चाहिए, ये भी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार आपको ऐसे नेम में रिएक्शन दे देंगे और आपको खुद लिख के फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। और यहाँ से आपका बन रहा है जिंक सल्फेट, क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है, जो हाइड्रोजन है, वो आपकी गैस होती है और गैस को आप डाई एटॉमिक में लिखते हो। डाई एटॉमिक का मतलब यानी कि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन H2 आप लिखोगे। और जिंक का सिंबल आपका क्या होता है, मैं आपको ये सेपरेट कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको लिखने भी आ जाए, ठीक है। ओके, एक सेकेंड। तो ये क्या बनेगा आपका H2। जिंक का सिंबल क्या होएगा, Zn, जिंक। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है क्या होता है, H2SO4 को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब यहाँ से क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। अब देखो यहाँ से मैं आपको ये लिखना सिखाऊँ, यहाँ से ये चीज़ तो अलग होगी, अलग होकर यहाँ पे लिखी गई ना हाइड्रोजन गैस, क्या बच गया यहाँ से, सल्फेट। अब आपको इस सल्फेट को इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ZnSO4, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में H2। चलो अब आपको इसी को बैलेंस करना है, ठीक है। आपको ये लिखना तो आ गया होगा ना नेम से, आपको कैसे सिंबल में रिएक्शन लिखनी है, बस आपको लिखना है, फिर उनके नेम पढ़िए जैसे वो दे रखे हैं वो। अब आपके पास रिएक्शन आ गई, जिंक सल्फेट ZnSO4, ओ सॉरी रिएक्टेंट तो मैंने लिखा ही नहीं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास जिंक था, जिंक में आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, तो यहाँ से आपको मिला था जिंक सल्फेट और यहाँ से रिलीज़ हुई थी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब हमें इसकी बैलेंसिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं उनको एक साइड में लिखना है। यहाँ पे आपके पास जिंक है, आपके पास हाइड्रोजन है, आपके पास सल्फ़र है, और क्या है, आपके पास ऑक्सीजन है। देखो अब आप चेक करो, यही है ना, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नंबर लिखने हैं, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाले, आर मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट वाले, सेम नंबर ऑफ एटम आपके प्रोडक्ट साइड वाले। अब यहाँ से देखो जिंक यहाँ पे 1 है, 1 लिख दो। यहाँ पे जिंक इस साइड में प्रोडक्ट साइड में जिंक 1 है, 1 लिख दो। इस साइड हाइड्रोजन आपके पास 2 है, इधर भी 2 है, लिख दो 2 2। यहाँ पे सल्फ़र क्या है, 1 है, यहाँ पे सल्फ़र क्या है, 1। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 4। यानी कि आपके ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो ये तो सेम है, यानी कि ये रिएक्शन तो आपकी क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। तो मैं आपको यही बता रही थी कि आपको ये नंबर आपको सेम करने हैं, आपके रिएक्टेंट साइड वाले भी, प्रोडक्ट साइड वाले भी। चलो ये रिएक्शन तो हमारी ऑलरेडी बैलेंस थी। अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगी, ठीक है। चलो हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन की, आप रिएक्शन कराओगे
वाटर के साथ, और आपको यहाँ पे देखो क्या मिलता है, आपके पास है Fe क्या होता है, आयरन। जब आपने इसको वाटर के अंदर ऐड किया तो यहाँ से फॉर्मेशन हुई है फेरिक ऑक्साइड, यानी कि Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड। और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब आपको क्या करना है, इसी को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमारे जितने भी एलिमेंट हैं उनको लिख लेना है। तो आपके एलिमेंट क्या है, आयरन Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन ही चीज़ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखने हैं रिएक्टेंट साइड के एटम, यहाँ पे आपको लिखने हैं प्रोडक्ट साइड के एटम। यहाँ पे आयरन 1 है और यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाले क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको इनको बैलेंस करना है, सेम करना है। तो सबसे पहले आप आयरन को देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दो। तो यहाँ पे आयरन कितना हो गया, आप 3, यानी कि ये हो गया आपका सही 3। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या बच गया, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपकी ऑक्सीजन होगी 4। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, यानी कि जब आप इसकी ऐसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 2 जा 8, यानी कि अब आपके रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितने होंगे, 8। अब आपको यहाँ पे भी 8 करना पड़ेगा, तो आप इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 4 के साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 8। यानी कि अब आपकी होगी फाइनल बैलेंसिंग, ये 3, ये 3, ये 8, ये 8, ये 4, ये 4। अगर मैं अब आपको ये लिख के दिखाऊं तो आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन क्या बनी है, 3Fe 4H2 Fe3O4, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, यानी कि जिस जिस नंबर के साथ आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वही चीज़ आपको इन एलिमेंट्स के सामने लिखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको ये रिएक्शन अब अच्छे से लिख के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। इतना समझ आ गया आपको कि आपने जब यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे आपका कितना बन गया, 4। लेकिन ये 4 बनने की वजह से इस हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे अब आपका 2 की प्लेस पे क्या आ गया, 8। तो इसको 8 करने के लिए आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब जिस जिस एलिमेंट को आपने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है, आपको उसको उसके सामने लिखना है। अब देखो, आयरन को आपने रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन को आपने किस से मल्टीप्लाई किया है, ये वाले, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को किस से मल्टीप्लाई किया है, 4 से किया है, ये वाला आ जाएगा। अब आप प्रोडक्ट साइड आओ, आपको अपने Fe को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब जब भी हम बैलेंस करते हो, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको ये जरूर याद रखना। बच्चे कई बार क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया था ना, तो वो यहाँ पे ऑक्सीजन को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, उस एलिमेंट के यहाँ सामने, और उसके साथ जो और भी आपके एटम्स होंगे वो भी साथ में मल्टीप्लाई होंगे, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ था, ठीक है। प्रोडक्ट साइड आपने सिर्फ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई किया है, वो भी 4 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। यानी कि हमारी जो फाइनल रिएक्शन हमारी आई है, वो मैं अभी आपको आफ्टर बैलेंसिंग लिख के दिखाती हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आई है, Fe plus H2O gives Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। आपने इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करी थी, 3 के साथ, इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई भी 4 के साथ। अब आप देखो, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, और 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, यानी कि ये आपकी क्या आ गई,
बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आपको बैलेंसिंग करनी अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, अब देखो मैं इसको आपको एनसीईआरटी के अंदर दिखाती हूँ। एक सेकेंड।